नमस्कार, मैं और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इस शुभ अवसर पे हमारे साथ दीपक मिश्रा जी, ये समाजवादी चिंतक है, हिंदी पुत्र हैं। साथ में अगर बात करूं तो राजनीति से लेकर साहित्य तक हर एक गुण इनके अंदर है। पत्रकारिता के लिए बात करूं तो संपादक भी हैं, पत्रकारों से अच्छा संबंध भी है। बात हो, विवाद हो या टिप्पणी हो, हिंदी के लिए लड़ाई हो, हिंदी में पढ़ाई हो, सब में एक नंबर अव्वल है। आज हम बात करते हैं दीपक जी से, उनसे जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता में उतार चढ़ाव को लेकर बात करते हैं कि आज के सोशल मीडिया की जो पत्रकारिता हो रही वो उस समय जब ये युवा थे, युवा तो आज भी ये कहना गलत हो जाएगा, लेकिन जब ये शुरुआती दौर में आए और उस समय की पत्रकारिता में क्या देखने। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। सबसे पहले आप खुद एक संपादक हैं, उसके लिए बहुत सारी बधाई। हिंदी पत्रकारिता की, हिंदी की लड़ाई हो, हिंदी में काव्य हो, हिंदी में बात हो, हिंदी में भाषण हो, सब एक नंबर है आपका। फिर किस तरह देखते हैं आज का दिवस और हिंदी पत्रकारिता या पत्रकारिता आपके लिए क्या है सर? देखिए, पत्रकारिता अपने आप में दर्शन और सिद्धांत को समाये हुए है। जैसे आप देखिए कि सारे विषयों की पढ़ाई जब होती है तो उनको जैसे बायोलॉजी कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है, लेकिन जब पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है तो जर्नलॉजी नहीं कहा जाता, जर्नलिज्म कहा जाता है। इज्म यानी दर्शन, डॉक्ट्रिन, जैसे सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, नेशनलिज्म है, तो ऐसे ही जर्नलिज्म अपने आप में एक सिद्धांत है। और पत्रकार होने का मतलब अपने आप में ऋषि होना है। मैं कुछ पत्रकारों के नाम ले रहा हूं जो अपने दौर के बड़े पत्रकार हैं। मैं हर शब्द का प्रयोग जानबूझ के कह रहा हूं। मेरा मानना है कि राजनीति, धर्म की विभूतियां अमर होती हैं। मैं नाम ले रहा हूं, आप बताएं क्या इनका सम्मान हमारे मन में, भारतीय लोकमानस में किसी ऋषि से कम है? मतवाला के संपादक शहीद आजम भगत सिंह, केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक, जन और मैनकाइंड के संपादक राम मनोहर लोहिया, राष्ट्र धर्म के संपादक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये सब पत्रकार ही तो हैं। इनका सम्मान क्या किसी ऋषि से कम है? दूसरी सबसे बात क्या थी कि पत्रकारिता जो है वह समाज का दर्पण है। समाज में हो रहे उच्चावचन, समाज में जो विक्षोभ व्याप्त है और समाज की जो विकृतियां हैं, जो विडंबनाएं हैं, जो वैरूप्य है, उनको पत्रकारिता प्रतिबिंबित करती है। अब माध्यम चाहे अखबार हो, माध्यम चाहे टेलीविजन हो, माध्यम चाहे सोशल मीडिया हो, और परंपरागत माध्यम में आ लीजिए, चाहे जो नाटक खेले जाते थे, मंचन जो होते थे, और नुक्कड़ जो नाटक होते थे, मैं तो इन सबों को भी पत्रकारिता की ही एक विधा मानता हूँ। अगर बात करें सर राजनीति साहित्य के बाद संपादक का सफर कैसा रहा सर? कैसे चुना कि नहीं संपादक बनकर भी जिम्मेदारियां बढ़ती, संपादक का दायित्व तो बहुत होता है। देखिए, मेरे आदर्श जितने भी हैं, राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सब किसी न किसी अखबार के या पत्रिका के संपादक रहे। और राजनीति क्या है? विचारों का संपादन ही तो है। समाजवाद का संपादन, प्रतिपादन, समाजवाद का प्रचार प्रसार ही तो राजनीति है। हमने कुछ विचार को ग्रहण किए, उन विचारों को परिमार्जित किया, लोक जीवन में जिया और उनको प्रचार प्रसार किया, यही तो राजनीति है। राजनीति, देखिए, राजनीति में चुनाव लड़ना, मंत्री बनना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना, यह राजनीति एक अवयव है। जैसे पत्रकारिता की, टीवी पत्रकारिता या सोशल मीडिया की पत्रकारिता एक अवयव है, लेकिन टीवी पत्रकारिता
या सोशल मीडिया की पत्रकारिता या अखबार की पत्रकारिता ही समूची पत्रकारिता नहीं है। जैसे शरीर के अंग होते हैं, चेहरा होता है, आंख होता है, पैर होता है। अब आप सिर्फ चेहरे को ही मुकम्मल शरीर तो नहीं कह सकते। तो इसीलिए पत्रकारिता एक बहुत व्यापक विधा है। सामाजिक जीवन के सबसे समीप की जो विधा है उनमें से एक पत्रकारिता है। अब ये सिर्फ संयोग नहीं है कि सारे बड़े पत्रकार ही देश की राजनीति के बड़े नाम हुए। मैं तो समाजवादी विचारधारा का हूँ। आप देखिए, समाजवादी विचारधारा में हमारी जो क्रांतिकारी समाजवाद है उसके जितने बड़े नाम आप देखिए। भगत सिंह, मैंने बताया, मतवाला पत्रकारिता, कीर्ति में लिखा करते थे, और मनमथ नाथ गुप्त पत्रकार थे। ऐसे ही आप देखिए, फिर जो हमारी समाजवाद की जो सैद्धांतिक धारा है उसमें लोहिया, जन, मैनकाइंड, चौखंबा राज, जयप्रकाश नारायण विभिन्न अखबार निकाले। तो सारे बड़े पत्रकार ही इस देश में बड़े नेता, सिर्फ इसी देश में नहीं, विदेशों में भी जाइए, लास्की, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, ये सब अपने आप में संपादक भी हैं, राजनेता भी हैं। और मैं तो कहूँगा कि लिखी हुई पत्रकारिता, अगर अखबार के संदर्भ में देखें तो लिखी हुई राजनीतिक पत्रकारिता है और बोली गई पत्रकारिता राजनीति है। अगर बात करें सोशल मीडिया की जो पत्रकारिता आज चल रही है सर, डिजिटल इंडिया की बात होती है, सोशल मीडिया की पत्रकारिता होती है, तो कितना फायदेमंद है हमारे लिए और कितना नुकसान हुआ सर इससे? डिजिटल पे जो हम आए हैं, पत्रकारिता शुरू हो गई उसको, या फिर आज सोशल मीडिया पर कोई तुरंत वीडियो वायरल होता है, तुरंत वायरल होने लगता है, कुछ बातें वायरल और कुछ अच्छा है नहीं, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? फायदेमंद है हमारे लिए कि नुकसानदायक है? देखिए, यह एक विधा है, माध्यम है। माध्यम कभी भी न खराब होता है न अच्छा होता है। तलवार अपने आप में बुरी नहीं, तीर धनुष अपने आप में बुरा नहीं। वही तीर धनुष नाम उठाते हैं तो सार्थक और सकारात्मक दिशा में तीर चलते हैं, और वही तीर धनुष यदि खरदूषण उठाते हैं तो नकारात्मक दिशा में चलते हैं। तो माध्यम कभी भी बुरा नहीं होता, साधन कभी बुरा नहीं होता। साधन के उपयोग के लक्ष्य भले और बुरे होते हैं। तो जो सोशल मीडिया है यह बड़ी गलत, लेकिन इसमें एक कमी है, इसमें ज्ञान की गहराई नहीं है। इसीलिए दिग्भ्रमित होने का जो मात्रा है, अनुपात है, वो ज्यादा है। तो अगर सोशल मीडिया में थोड़ा सा गहराई, थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ी सी ठहराव हो तो यह माध्यम स्वागत करने योग्य है। अब जैसे 1942 का दौर था, जैसे आज सोशल मीडिया है, एआई है, वैसे 1942 में रेडियो आया। डॉक्टर लोहिया ने उस रेडियो का इस्तेमाल किया, सुभाष चंद्र बोस ने उस रेडियो का इस्तेमाल किया, उषा मेहता ने रेडियो का इस्तेमाल किया और अपनी आवाज़, अपनी जो क्रांति की आवाज़ थी वो जन जन तक पहुंचाया। तो ये उपयोग है। अब जैसे हम लोग करते क्या थे, तो विचार मस्तिष्क में आया, ये लगा कि नई पीढ़ी को यह विचार देना चाहिए, उन्हें अवगत करना चाहिए। तो आज से ठीक 20 साल 25 साल पहले हम क्या करते, 50-60 लोगों को जुटाते, उनको एक जगह बुलाते, गोष्ठी बैठक करते। आज सोशल मीडिया के माध्यम से 500-600 लोगों की छोटी मोटी गोष्ठी अपने आप हो सकती है। तो माध्यम कभी बुरा नहीं होता। हाँ, इनको उपयोग करने की जो मस्तिष्क है उसे परिमार्जित करना होगा। और वैसे भी कहा गया है, कौटिल्य ने लिखा है, अति सर्वत्र वर्जयेत्। जो सोशल मीडिया की अतिशयता आ गई है ना, यह अतिशयता कहीं ना कहीं सामाजिक मान्यताओं और मूल्यों और सरोकारों को संकीर्ण कर रही है। अरे सर, इसका क्रेज कम हो, क्योंकि जैसे हमने बात की हमने रेडियो की, तो रेडियो का दौर देखा है हम लोगों ने, तो रेडियो में जो समाचार आते थे सर, उसके इंतजार करते थे लोग कि
क्या होने वाला है, पूरे दिन की खबरें एक एक साथ प्रस्तुत करना, ठीक है। अब वो दौर अब 24 घंटे की खबरों में आ गया है। तो कहीं ना कहीं सर अब हम उस समय खोलते थे जिस समय समाचार आ रहा था रेडियो, अब हम जब भी खोलते तो समाचार में कुछ ना कुछ देश में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है। ये दौर बदल रहा है सर। आपने बात की रेडियो से एआई तक बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन क्या इस बदलाव से पत्रकारिता में कुछ बदलाव आया है? पत्रकारिता मतलब समाचार तो मिला है, लेकिन पत्रकारों की सोच, संपादक की सोच, उन पर कितना प्रेशर हो गया? क्या काम कम हो गया है? क्या कुछ इन एआई तरह से आपने बात की, कुछ काम कम हो गया? ये जो रेडियो के समय की थी पत्रकारिता की, वो इजी थी कि अब हार्ड हो गया, कि अब इजी हो गई तब हार्ड था? देखिए, ऐसा नहीं है। पत्रकारिता किसी भी दौर की आसान नहीं रही, कष्टजयी रही है, कष्ट साध्य रही है। हाँ, जो तौर तरीके थे उनमें बदलाव आया। पहले सूचनाओं के संकलन में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अब भी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन मैं तब देखता था, जो तब के संपादक होते थे, तब के जो पत्रकार होते थे, जैसे मैं प्रभाष जोशी जी का नाम लेना चाहूँगा यहाँ। कैफी आजमी साहब को भी मैं शायर से बड़ा पत्रकार मानता हूँ। उर्दू अखबारों को उन्होंने संपादित किया है, डेली उनका कॉलम आता था। तो मैं देखता हूँ कि ये जो बड़े पत्रकार थे, यह सामाजिक विषयों को ज़्यादा स्पर्श करते थे। इनकी बातचीत में निजी चीज़ें नहीं होती थी, इनकी बातचीत में सामाजिक सरोकार, विचार, भविष्य की एक कल्पना और इतिहास की बातें होती थी। आजकल मैं अपने पत्रकार बंधुओं को देखता हूँ, वो ज़्यादा ही व्यावसायिकता की ओर भाग रहे हैं। ये जो व्यावसायिकता की ओर जो अंधी दौड़ है, यह पत्रकारिता के प्रति जो आम नागरिक का सम्मान था वो घटा रहा है। जैसे मुझे याद है कि मेरे मोहल्ले में एक पत्रकार साहब होते थे, श्रीवास्तव जी, इंटर कॉलेज के टीचर भी थे, वो कवि भी थे, और जब वो गुजर जाते थे तो बच्चे अगर जुआ बुआ खेल रहे होते तो भाग जाते थे। अरे पत्रकार साहब आ रहे हैं। आज तक अगर पत्रकार साहब जाएंगे तो बच्चे कहेंगे, पत्रकार साहब आइए, एक हाथ आप भी खेल लीजिए। ये अवमूल्यन है, ये अवमूल्यन है। पत्रकार होने का मतलब था कि आप ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं। पत्रकार होने का मतलब था कि आप सामाजिक सरोकारों से संपुष्ट व्यक्ति हैं, और पत्रकार होने का मतलब था कि आपको खरीदा नहीं जा सकता। पहले अखबार तो आप छप के बिका करते थे, अब बिक के छपा करते हैं। आप अखबारों में देखिए, गरीब की आवाज कहाँ है? आज के आप सभी बड़े अखबारों को उठा लीजिए, उसमें गरीब की आवाज कहाँ है? तो आप ये कह रहे हैं, पन्ना देखिए, शुरू के 3 पन्ने तो विज्ञापन है। हाँ, वो तो पहला पन्ना अखबार का विज्ञापन, दूसरा पन्ना अखबार का विज्ञापन, तीसरा पन्ना अखबार का विज्ञापन, चौथा पन्ना अखबार का, जो इसको हम प्रथम पृष्ठ होने का भ्रम देते हैं, आधा मोदी जी हैं, आधा उत्तर प्रदेश है तो योगी जी हैं, और आधे में 2-4 बड़े नेता, या वो भी आधा विज्ञापन। तो क्यों अखबार लोग पढ़ें? अखबार पढ़ना लोग चाहते हैं। लेकिन सर, आपने कहा तो क्या आपको लगता है कि पत्रकार को, जैसे आपने कहा कि बिक के कर, तो पत्रकार को मतलब खरीदना आसान हो गया सर? इतनी जरूरतें हैं उनके पास कि कोई भी खरीद लेता है? मैं बोल दूंगा तो बवाल मच जाएगा। नहीं, इतना कहा है तो जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला, क्या करे हौसला नहीं होता। जब आप नहीं बोलेंगे तो कौन? दुर्भाग्य है कि राजनीति और पत्रकारिता, जिनको सच्चाई, सिद्धांत और सामाजिक सरोकारों की स्थापना के लिए ही बनाया गया था, आज उसके ठीक उलट सच्चाई, सिद्धांत और सामाजिक सरोकार सबसे कम कहीं दिखते हैं तो सियासत में और सहाफत में दिखते हैं। सहाफत जानते किसे कहते हैं? पत्रकारिता को उर्दू में सहाफत कहते हैं। कहाँ है? अच्छा सर, किसी को बिकते या खरीदते हुए देखा आपने पत्रकार को? छोड़िए, किसी ने खरीद लिया? लंबा राजनीतिक जीवन है। मैंने कहा ना कि सच कहने का ये मतलब नहीं होता है कि अप्रिय बोला जाए।
तो आप देखिए बोलिए चीज नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। अब देखते देखते मेरा भी लगभग 3 दशक का पत्रकारिता और राजनीति का अनुभव है, और सिर्फ यही का नहीं है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद के एक अखबार, नाम उसका है, सबसे बड़ा अखबार वहाँ का था, वार्ता के फीचर संपादक से शुरू किया, और विदेशों में भी हिंदी अखबारों का संपादन किया। तो वहाँ से यहाँ तक जो मुझे ये कहा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि एक अवसान की कलंक कथा है। पत्रकारिता का जो सफरनामा है वह अवसान और अवमूल्यन की कलंक कथा है। बात को मैं दोहराता हूं, काश ऐसा हम लोग जब आए थे, मुझे याद है प्रभाष जोशी जी और मैं, प्रभाष जोशी भारतीय राजनीति के, भारतीय पत्रकारिता के सलाहकार पुरुष हैं। वो प्रधानमंत्रियों से, अपने दौर के प्रधानमंत्रियों से, चाहे वीपी सिंह जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, फोन मिलाते थे और कह दो कि प्रभाष बात करेंगे, और प्रधानमंत्री का उधर से फोन आता था, बताइए प्रभाष जी, तो वो बताते थे कि देखिए ये नहीं है, ये बयान आपका गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस स्तर का व्यक्ति। तो एक होटल में रुके हुए थे और वर्ल्ड सोशल फोरम था, तो हम जा रहे थे उनके साथ। तो मैंने कहा कि मैं गाड़ी मंगा देता हूँ। कहे छोड़ो दीपक, अपने दौर का सबसे बड़े पत्रकार, अपने दौर के उभरते हुए, मुझे तो राजनीति करने का ही शौक था, मतलब उस समय तो मैं पत्रकारिता कर रहा था, क्योंकि माता पिताजी को पसंद नहीं था कि मैं राजनीति में आऊं, और राजनीति में भी समाजवादी पार्टी की राजनीति में आऊं। लेकिन मुझे तो समाजवाद के नाते समाजवादी पार्टी में ही आना था। तो माता पिता को पसंद था नहीं, और किसी भी माता पिता को लड़का राजनीति करे ये पसंद नहीं आएगा। लोग भगत सिंह चाहते हैं, पर बगल वाले घर में, अपने घर में कोई नहीं चाहता। अपने घर में लोग कलेक्टर चाहते हैं, कप्तान चाहते हैं, इंजीनियर चाहते हैं, डॉक्टर चाहते हैं, MBA चाहते हैं, लेकिन भगत सिंह, डॉक्टर लोहिया, JP ये मोहल्ले में बगल वाले घर में पैदा हों, ये चाहते हैं। खैर, तो उन्होंने मुझसे कहा, प्रभाष जोशी जी ने, कि दीपक पैदल चलो, अगर हम पैदल चलेंगे तब हमें पता चलेगा कि राह में कितने गड्ढे हैं। देखिए, प्रतीकों में वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्या आज की तिथि में कोई पत्रकार प्रतीकों में इतनी बड़ी बात कहने या इस जीवन को जीने का सलीका रखता है? कार आई, उन्होंने कहा छोड़ो यार, कोई ऑटो मंगाओ, कहीं दूर जाना था हम लोगों को। उन्होंने कहा ऑटो खुला रहेगा तो देख के चलेंगे। दुर्भाग्य यह है कि अब भारतीय पत्रकारिता, उसमें से भी हिंदी पत्रकारिता, ने अपनी दृष्टिदोष की शिकार हो गई है। वह बंद कमरे में, बंद कारों में और बंद दिमाग से काम कर रही है। अगर बात करो सर, जब आप राजनीति में आ रहे थे, युवा थे उस समय, मतलब एकदम वो युवा तो मैं आज भी हूँ सर, लेकिन वो युवा जिसने नया नया सब कुछ देखना शुरू किया था। एक होता है सर, एक कली होती है, धीरे वो भी होती है, लेकिन धीरे वो खिलती है, देखती है आसपास। तो वही वाला मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। उस समय सर भी राजनीति थी, उस समय भी पत्रकारिता थी। तो उस समय की पत्रकारिता या उस समय का कौन सा ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने आपके दिलो दिमाग पे छाप छोड़ी? कुछ ऐसा किस्सा कभी आपकी किसी से किसी बात को लेकर तू मैं हुई, आपके खिलाफ किसी ने लिखा हो, या ऐसा कुछ है सर? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, चाहे राजनीति हो चाहे पत्रकारिता हो, दोनों की भावभूमि एक है, दोनों समान धर्मा है, दोनों समदर्शी हैं। राजनीति अगर उच्चतम पैमाने तय करती है तो पत्रकारिता उन पैमानों में ही रंग भरती है। आज राजनीति में कोई लोहिया, कोई JP, कोई गांधी तक नहीं, छोड़िए, कोई मुलायम और जनेश्वर तक नहीं है। और वही हाल पत्रकारिता में है, कोई विष्णुराव पराडकर नहीं, कोई प्रभाष जोशी नहीं। तो लेकिन एक बात मैं बड़े अच्छे से कहूँगा आपके सामने कि मैं अखबारों में सर्वाधिक छपने वाले व्यक्तियों में से एक हूँ। बड़े फक्र के साथ कह रहा हूँ। मैं जब सपा का प्रवक्ता था, जब मैं प्रसपा का मुख्य प्रवक्ता था, या अखबारों ने मुझे जितना छापा, इस उत्तर प्रदेश में, इस लखनऊ में
इतना छपने का सौभाग्य सिर्फ मुख्यमंत्रियों, नेता प्रतिपक्षों और मान लीजिए कि डिप्टी सीएम वगैरह को हो तो हो, कोई कैबिनेट मंत्री इतना नहीं छपा होगा। और आज तक किसी पत्रकार ने मुझसे खबर छापने के लिए 5 रुपए भी नहीं मांगा। 5 रुपए भी। ये किसी झगड़ा नहीं आपका, कभी कोई बात विवाद नहीं? मैं आज तक अखबारों में छपने के लिए 1 पैसा मुझे नहीं देना पड़ा। इसका मतलब ये है कि तमाम किंतुओं परंतुओं, नरोवा कुंजरोवा के बावजूद भी पत्रकारिता और राजनीति में ईमानदारी, तमाम के बावजूद मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकारिता और राजनीति में आज भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी ईमानदारी है। इसका जीता जागता प्रमाण मैं हूं। मैं, वो कहते हैं ना कि आहुति बनकर देखा है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। सर, राजनीति का सवाल आपने बताया कि एक सवाल मेरा आपसे है कि हर एक बड़ा जितना भी राजनीति का चेहरा है, जितने भी राजनीति में जितने बड़े बड़े चेहरे हैं, मैं भी किसी का नाम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े चैनल के एक पत्रकार, एक संवाददाता को, एक रिपोर्टर को अपना बेस्ट या फिर बोलेंगे कि उनसे अच्छा बना के चलते हैं। तो सर, ये डर है कि कुछ होगा, चलो ये संभाल लेंगे, या फिर नहीं कुछ होगा नहीं, ये मतलब प्रचार प्रसार के अपना काम आना चाहिए, बाकी सबसे किनारा करो, इसको पकड़ के चलो। देखिए, तो ये सर क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, इसको आप गलत मत मानिए। यह कोई बड़ा नेता हो है तो मानो ही, कोई पत्रकार है वह तो है तो मानो ही, तो उसमें भी मानवीय गुण और अवगुण होंगे। सबको लेके चले ना सर, एक के साथ इतना क्यों, मतलब एक को मतलब इतना कैसे संभव है सबको साथ लेकर चलना? ये तो सिर्फ किताबों में और ख्वाबों में होता है। तो राजनीति में तो यही है, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 1-1.5 घंटे की आपसे बातचीत है, 24 ही घंटे है ना, मैं सबसे कैसे बात कर सकता हूँ? अगर कोई नहीं, 547 चैनल हैं जो देखे और सुने जाते हैं, मैं सबसे बात कैसे कर पाऊंगा 24 घंटे में? तो मानव जो है ना, मानव, उसकी अपनी सीमाएं हैं। अब जो प्रिय होगा वो तो प्रिय होगा ही होगा। आपका जिसके साथ हृदय लगेगा, आप उसके ही तो समीप दिखेंगे। यहाँ बात दिल से है, डर तो बात उसकी, डर वर देखिए शिवक, मैं फिर भी कहता हूं, इस देश के बड़े से बड़े पत्रकार से लेकर छोटे से छोटे पत्रकारों तक, मैं बहुत से पत्रकारों को जानता हूं, मैं बहुत से राजनेताओं को भी जानता हूं। राजनीति और पत्रकारिता में आया हुआ व्यक्ति डरपोक नहीं होता, और जो डरपोक होता है वह राजनीति और पत्रकारिता में नहीं आता। चाहे वो ब्रिटानिया हुकूमत के दौर हो, चाहे वो कांग्रेस का दौर हो, चाहे आज मोदी का दौर हो। और आज के दौर खुद देखिए, अब उठाइए सोशल मीडिया, और आज प्रधानमंत्री की कौन सी आलोचना है जो लोग छोड़ते हैं? तो इसलिए पत्रकारिता और प्रधानमंत्री की आलोचना करने पे आपको कुछ नहीं मिलता। 4 मुकदमे होने दीजिए, 4 मुकदमे अगर आपने नहीं अगर सर नॉर्मल से जो डिजिटल, अगर आपने नहीं दिखाया तो आप बिक गए हैं, दिखा दिया तो 4 मुकदमे आपके पास। ऐसा है, देखिए, सूरज बनकर देख लिया ना, अब सूरज सा रोज चलाकर आप राजनीति में आएंगे, पत्रकारिता में आएंगे, तो जो अतिरिक्त सम्मान आपको मिलता है, उस अतिरिक्त सम्मान की कीमत ही यही है। आपको पता है, जब मैं राजनीति में आया और राजनीति के शीर्ष क्रम तक पहुंचा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री की दोस्ती, नेता प्रतिपक्ष की दोस्ती, पीडब्ल्यूडी मंत्री की दोस्ती, और मां सरस्वती का मैं भक्त हूं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 20 रुपए भी अपने घर नहीं दिए होंगे। मैं जब राजनीति में आया तो मेरे पास जितने रुपए थे वो कम ही हुए, बढ़े नहीं। मुझ पर भी आरोप लगा। आप इन आरोपों से बचते क्यों हैं? तू क्या है? तू चीज है क्या? सीता भी यहां बदनाम हुई। सीता जो सतीत्व की प्रतिमान है, उन पर भी आरोप लगा। और जो कलंकित नहीं होते वो वंदित नहीं होते। तो जब आप समाज में जाइएगा, लड़िएगा, भ्रष्टाचार से लड़िएगा, अन्याय से लड़िएगा और विरुद्धता के विरुद्ध प्रतिकार कीजिएगा, तो आरोप तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन एक बात और मैं कह रहा हूं,
वो होगी जिसमें लौ और भी चमकेगा, किसी दीपक पे अंधेरा उछाल कर देखो। और पत्रकारिता क्या है? दूसरों के दुख दर्द को स्वर देना तो है जी। जैसे रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूर ये हयात ने रोने न दिया। तो पत्रकारिता यही है और यही राजनीति है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पत्रकारिता क्या है? वह कमियों को दर्शाती है और राजनीति क्या है? उन कमियों को दूर करके समाज को श्रेयस्कर बनाती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज पत्रकारिता और राजनीति दोनों समाज को श्रेयस्कर बनाने की बजाय विकृतियों, विद्रूपताओं, विडंबनाओं साथ खड़े नजर आते हैं, तब तकलीफ होती है। हम लोग को याद है जब मैं राजनीति में था, मैं जनेश्वर जी के यहाँ बैठा हुआ था, नहीं मैं पत्रकारिता और राजनीति के दहलीज पर था। राजनीति में आने का मन बना चुका था। पत्रकारिता में मैं उस समय हिमाचल से एक अखबार निकलता है दिव्य हिमाचल, उसके फीचर का एक बड़ा पदाधिकारी था। तो मन बना चुका था कि अब राजनीति में आऊँगा, क्योंकि मन यायावरी था। तो मन लागे यार फकीरी में, तो क्या कीजिए, पत्रकार तो फकीर और कबीर ही होता है ज़्यादातर, अगर पत्रकार है तो। तो उन्होंने, तो जनेश्वर जी के हमें बैठा था, सरकार थी और नाम लेकर बोल रहा हूं, अंबानी जी का नाम सुना है आपने? कभी ना सुना होगा। मुकेश अंबानी दरवाजे पर 1.5 घंटा खड़े रहे, जनेश्वर जी का दरवाजा नहीं खुला। और अंदर कौन लोग थे? एक रिक्शा चलाता था, एक टेम्पू चलाते थे, एक मैं था, 5-6 लोग और थे, एक सांसद हैं नरसिंह तिवारी जी थे। और अंबानी जी का पैसा जनेश्वर जी का दरवाजा नहीं खुलवा सका तो नहीं खुलवा सका। ये राजनीति थी। आज आप देखिए तो कारपोरेट, राजनीति और पत्रकारिता दोनों के सीने पर चढ़कर दोनों को आत्मघाती बना रही है। और ये जो चमक दमक है ना, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। बहुत खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात है कि जब बात करते हैं हम अखबारों की, तो एक भाषाओं का बड़ा होता है, अपनी भाषाओं में लोग कॉलम होता है उसका, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, कुछ चीजें हम नहीं, लेकिन जो पढ़ने का वो जो अलग, वो अपनी लैंग्वेज में, वो अपनी भाषा में लिख रहे हैं, कुछ हिंदी को इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सर कैसे देखते हैं, उसे मिस करते हैं? आपको पता, पहले अखबारों में साहित्य बहुत होता था, कम से कम 2-3 पन्ने तो साहित्य के ही होते थे, ये कम हुआ है। दूसरी सजा बता दूं कि पहले के अखबारों में हम लोगों को बताया जाता था कि अगर हिंदी अच्छी करनी है तो अखबार पढ़ो, अब अगर हिंदी खराब करनी है तो अखबार पढ़ो। अब अगर हिंदी खराब करनी है तो अखबार पढ़ो। और ये बात हिंदी के ये पत्रकारिता में नहीं, अंग्रेजी के भी पत्रकारिता में आ गई है। अब वो लोग पता नहीं क्या क्या, मतलब हद हो गई, संकुचित होते जा रहे हैं हम। और संकुचित का अर्थ आपको बताओ, देखिए हम कैसे एक बार मैं ये घटना जरूर बताना चाहूँगा। डॉक्टर लोहिया अपने दौर के बड़े नेता, अपने दौर के बड़े पत्रकार, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दौर के बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े पत्रकार, वाई सोशलिज्म किताब लिखी है उन्होंने, वो 2 पत्रिकाओं भी निकाला करते थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, इंटरनेट पे देख लीजिएगा। तो दोनों प्रिस्टन में मिलते हैं, अमेरिका का प्रिस्टन शहर। तो वो कहते क्या हैं कि पूंजीवाद के खतरे बताइए, ये संवाद चलता है लोहिया। और उस संवाद का जो निष्कर्ष है, पत्रकारिता क्या है? संवाद है। राजनीति क्या है? संवाद है। तो वो कहते क्या हैं, सबसे बड़ा जो खतरा पूंजीवाद का है वो ये है कि इंसान अपने इंसानी सरोकारों से कट जाएगा और संकीर्ण होता जाएगा। अब आप देखिए, अब इसी पे आ जाइए, सिनेमा, पत्रकारिता, राजनीति और सिनेमा, तीनों मुझे लगता है कि विधाओं का फर्क है, तीनों सामाजिक मनोभूमि को ही प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए, एक समय के गाने देखिए, युग युग से हम गीत मिलन के गाते रहेंगे, प्रेम है। फिर वो गाना 90 के दशक तक आते आते वही भाव बदलता कैसे है, मेरे प्यार की उम्र हो
इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। यानी जो युगों युगों का विस्तार था, सदियों का जो विस्तार था, वो 70-80 साल तक एक आदमी की औसत जो जीवन प्रत्याशा इतनी होती, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। अब आप देखिए नया दौर जो आ गया है, उदारीकरण का बाद का दौर, वर्तमान सदी। इमरान हाशमी की कोई फिल्म का मैं गाना देख रहा था, और कोई रात मेरे साथ गुजार, सुबह तक करूंगा प्यार। यानी कि जो सदियों का उदात्त विस्तार था, जो मनोभावनाओं का जो उदात्त स्वरूप होता था, जो सदियां सदियां जिसमें छोटी लगती थी, वो एक स्याह रात में बदल के रह गई। ये है पूंजीवाद का असली खतरा। हमें लोगों से पूछा जाता था, मुझे ठीक से याद है, मुझसे अगर पूछते थे अंकल जी कि बेटा परिवार का क्या हाल है, तो फुआ से शुरू करता था। फुआ ससुराल गई हैं, फुफ्फा बीमार हैं, मौसी गुस्सा में हैं, मौसा ने उनको डांट दिया है, चाचा बाजार गए थे तो चाची ने सुबह हमको दूध मतलब गिलास में आधा गिलास कम दिया। मतलब ये हमारा परिवार होता था। आज परिवार का मतलब एक पत्नी अगर पट रही है तो, और एक दो बच्चे। यानी कि किसी जमाने में परिवार का मतलब वसुधैव कुटुंबकम होता था। इंसान वसुधैव कुटुंबकम का नाद करता था। अपने अगल बगल के इंसान ही नहीं, पशु पक्षी तक को अपना परिवार मानकर उसका पोषण करता था। ये जो संकुचन है ना, यह संकुचन दुर्भाग्य है कि आज की राजनीति, आज की पत्रकारिता में भी पूरे दमखम के साथ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, सर्वग्रासी तरीके से, आत्मघाती तरीके से काबिज है। लेकिन सर मैं कहूंगी जाते जाते, दीपक जी आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि जो युवा पत्रकारिता की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनको क्या संदेश है? पत्रकार बनने के बाद या उससे पहले उनके अंदर वो गुण चाहिए, वो कौन से 3 गुण हैं सर? नई पीढ़ी के पत्रकारों को भी जी, और नई पीढ़ी के राजनीतिक सामाजिक नेताओं को भी मेरा यही अनुभवजन्य सलाह है कि आप व्यावसायिकता के इस अंधकूप का एक एजेंट मत बनिए। अपने को सशक्त बनाइए, आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाइए, लेकिन सिद्धांतों से इतना दूर मत चले जाइए कि जब आप दर्पण देखें अपनी ही नजरों में शर्मसार हो। कुछ न कुछ सिद्धांत, कुछ न कुछ किस्से त्याग के, कुछ न कुछ कहानी प्रतिकार की आपके जीवन में होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप भगत सिंह, लोहिया, जेपी, गांधी, सुभाष, तिलक ये सब पत्रकार हैं, राजनेता भी हैं, बन जाइए, लेकिन वैसा तो बनिए जैसा उनके अनुयायी को होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना कि दुनिया को न पाऊं न दुनिया जीत पाऊं, थोड़ी बहुत जहन में नाराजगी रहे। दुनिया को न जीत पाऊं तो हारूं न आपको, थोड़ी बहुत जहन में नाराजगी रहे। तो आप अपने आप को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी आत्मचेतना को, अपने अंतस को बचाते हुए राजनीति करिए, और झूम के करिए, पत्रकारिता करिए, झूम के करिए। लेकिन कोई यह ना आप पर सवाल उठा सके कि आपने सिद्धांतों को, मानकों को, मूल्यों को अपने स्वार्थ में क्रूरतापूर्वक स्वयं को चल दिया। और बात करते हैं अगर पत्रकारों की, दीपक जी बहुत खूबसूरत आपसे बात रही, और आपने बताया मुझे आज़ादी से लेकर अभी तक की पत्रकारिता के बारे में। तो मैं बात करूं अगर पत्रकारिता के बारे में, तो जो आज़ादी से पहले अपनी कलम से क्रांति फैलाई वो भी पत्रकार है, आज़ादी के बाद जिसने हालात दिखाए वो भी पत्रकार है। वर्तमान की बात करो, विकास से लेकर स्वास्थ्य तक के राज खोले वो भी पत्रकार है। कलम से पत्रकारिता फोन तक आ गई, डिजिटल हो गई, वो भी पत्रकारिता है। लेकिन अगर हम कहें कि पत्रकार का जीवन के बारे में, तो बहुत उतार चढ़ाव है। बहुत सारे इल्जाम अपनी पीठ पे खाने के बाद आपके सामने, आपकी आंखों में आंखें डालता वो शख्स
हर एक इंसान पत्रकार है जो आपसे सही सवाल पूछ रहा है, देश के बारे में सोच रहा है, व्यवस्था के बारे में सोच रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो भी पत्रकार है। एजुकेशन के बाद एक आपको पद मिल जाता है डॉक्टर, इंजीनियर, उसके बाद एक पद आता है पत्रकार का। इन सब की खबर जो रखता है वो पत्रकार है। हिंदी पत्रकारिता की बात करूं तो हिंदी में बात करना कोई भी अशोभनीय नहीं है। हिंदी पत्रकारिता अपनी कलम से आपके होश जो खराब कर दे वो पत्रकार है। हिंदी दिवस पर हम सभी की तरफ से आप सभी को हिंदी पत्रकारिता की बहुत सारी शुभकामनाएं। बदलते भारत पत्रकारिता करते न्याय आसान हो गया, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है। सही वीडियो के अंदर सही बातों का उजागर करना भी बहुत बड़ी बात है। हम सभी को इस समय उन सभी पत्रकारों के लिए भी बहुत सारी बधाई हम लोग देना चाहेंगे सर, कि जो कभी कभी कुछ ऐसे जगह जब बड़े बड़े चैनल नहीं पहुंचते, एक छोटा सा फोन पहुंच के वो सच्चाई उजागर कर देता है, वो बात सामने ला देता है जो बड़े बड़े दरवाजों के पीछे बंद है, बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो गलत काम होते हैं, कभी कभी बड़ी बड़े चैनल नहीं, लेकिन एक छोटा सा फोन ला देता है, वही पत्रकारिता है। आप सबको हम सब की तरफ से हिंदी पत्रकारिता की बहुत सारी बधाई। जय हिंद।